अपने एजुकेशन के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। काफी माध्यम हमारे हैं, इसमें फैमिली, स्कूल, मास मीडिया, पीयर ग्रुप वगैरह। आज हम उनमें से फैमिली, स्कूल और मास मीडिया के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो परिवार है, परिवार क्या होता है? ऐसे लोग जो मिलजुल के रहते हैं, जिनमें ब्लड रिलेशन होता है, उसको हम परिवार के नाम से जानते हैं। सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए परिवारों का विधान हुआ था और यही उद्देश्य है परिवार का कि सब मिलजुल के रहते हैं और सामाजिक जीवन आराम से अपना व्यतीत करें। इन परिवारों में बच्चे अपने आप ही मतलब जाने अनजाने में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं कि हर समय ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जाने अनजाने भी बच्चे बहुत सीख लेते हैं। शिक्षा का प्रारंभ इन्हीं परिवारों से होता है। जैसे कि कहा ही गया है कि माँ की गोद जो है बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है और माँ जो है उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका होती है। मतलब पहले जो टीचर है बच्चे का वो खुद उसकी मदर होती है। लेकिन क्या है कि इन परिवारों के कोई मतलब शिक्षा में जो इस परिवार में जैसे शिक्षा होती है उनके ना कोई निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना पाठ्यक्रम और ना ही शिक्षा विधियां। इसलिए ये जो परिवार है शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण माना जाता है। मतलब हम इसे अनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर हम इसमें गिनते हैं। पहले क्या था, मनुष्य पशु की तरह ही जीवन व्यतीत करता था, जंगलों में रहता था, कहीं कहीं जगह बना ली रहने के लिए, सुरक्षित स्थान जहाँ पे वो पशु से बच पाए तो वहां वो जगह बना के गुफाओं वगैरह में ऐसे रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो घर का निर्माण किया, मकान वगैरह बनाने लगे और लेकिन पहले आपस में भावात्मक संबंध नहीं होते थे। फिर जब आपस में मिलजुल के रहने लगे, विवाह प्रथा हुई, तो इस तरह से परिवार का हमारा जो है निर्माण हुआ, एक परिवार बनने लगी। और धीरे धीरे जरूरत इसलिए हुई बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, जो ज्यादा बड़ी उम्र के बूढ़े लोग होते थे उनकी देखभाल करने के लिए परिवार की आवश्यकता का अनुभव हुआ और धीरे धीरे फिर इस तरह से ये एक परिवार जो है काफी सारी आवश्यकताओं के कारण परिवार का निर्माण हुआ, मनुष्य परिवार में बन गया। तो इस प्रकार परिवार जो है सबसे पहला छोटा और मूलभूत हमारा एक सामाजिक समूह है। अब डेवलपमेंट हुआ कैसे? परिवारों के निर्माण से क्या हुआ कि जो मनुष्य जाति है उसका जीवन पहले से अपेक्षित अधिक सुरक्षित हो गया। जानवरों के विपरीत जो है मनुष्य का बच्चा उसके जो है जब जन्म लेता है काफी ज्यादा केयर की उसकी आवश्यकता होती है और अपने पैरों पे खड़ा होने में उसको कई वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे मनुष्य ने इतना विकास कर लिया कि ये जो वैदिक सभ्यता थी ये इसकी चरम सीमा तक पहुंच गया। वैदिक काल में क्या हुआ कि जो भारत में परिवार थे वही शिक्षा का मुख्य केंद्र होते थे। परिवार के नेता ही अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान कराते थे। उस समय बच्चों की साहित्यिक, धार्मिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की शिक्षा परिवार में होती थी। मतलब पहले जो बच्चों की एजुकेशन थी वो परिवार में ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज का विकास होता रहा, ऐसे जीवन की जटिलताएं भी बढ़ती रही और इन जटिलताओं में जो है कि समाज में क्या और प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से हमें एडजस्ट होकर रहना पड़ता है, ये सब सीखने के लिए सिर्फ परिवार में रहकर सीखना का आवश्यक नहीं था। इसीलिए फिर हमारे देश में गुरुकुल का जन्म हुआ। मतलब गुरुकुल बनने लगे, गुरु वहां पे होते थे इन आश्रम में, जो जहाँ पे पर्यावरण एनवायरमेंट जो होता था वो तो एक घर की तरह होता था, लेकिन घर से दूर रह के वहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान विज्ञान की हर तरह की इसके अंदर गुरु ही एकमात्र ऐसे वो होते थे जो बच्चों को उस समय पूरी शिक्षा देते थे। उनका कार्य ही अध्ययन और अध्यापन होता था और समाज जैसे जैसे धीरे और विकसित होता रहा, फिर नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय मतलब ये यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे बनी और इसके अंदर फिर यहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे। फिर मध्यकाल में मंदिर, मस्जिद में पाठशाला और मठ बनने लगे। लेकिन परिवार का सहयोग बच्चे के साथ रहा ही कि परिवार भी पूरा सहयोग करता रहा, तभी बच्चे यहाँ तक जाके पढ़ते रहे। अब हम देखेंगे रोल क्या होता है फैमिली का मॉडर्न एज में। देखिए जैसे शिक्षा का उद्देश्य होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर चीज होता है कि हर कार्य में निपुण होकर लोकतंत्र का एक बच्चा जो है सुयोग्य नागरिक बनता है। देश के नैतिक पतन को रोकने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक विकास जो है इसके लिए शिक्षा आवश्यक समझी जानी है और परिवार जो है
लिए महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा करते हैं, वो ये उद्देश्य प्राप्त करवाते हैं। मेनली अब अगर हम इसकी विशेषताएं देखें कि हमारी क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परिवार की, तो सबसे पहले है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा ये है कि इस पूरे संसार में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां परिवार किसी न किसी रूप में ना पाया जाता हो। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और विश्व के कोने कोने में पाई जाती है। यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता ये होता है ऐसी चीज जो हर जगह पूरे संसार में पाई जाती है। तो नेचुरल बात है कि परिवार पूरे संसार में है ही है, कुछ कुछ लोगों का परिवार बना ही हुआ है। लिमिटेड साइज होता है, एक छोटा सा सीमित आकार होता है, पता होता है ये उस परिवार के सदस्य हैं, ये उस परिवार के सदस्य हैं। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है उत्तरदायित्व। जो अपना पारिवारिक संगठन होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद कोई पारिवारिक जिम्मेवारी होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है कि उसने क्या रोल अदा करना है फैमिली में। सामाजिक संगठन का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। परिवार जो है मेनली जो हमारा एक सामाजिक, जिस समाज का हम रूप हैं उसका केंद्र है। विभिन्न परिवारों से मिलकर ही समाज की रचना होती है। समाज की एक जो छोटी इकाई है वही हमारा परिवार होता है। सामाजिक मूल्यों का पालन, क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज। बच्चे जो है, बच्चों में सामाजिक विकास कैसे उत्पन्न होते हैं, परिवार में रह के ही वो सीखते हैं, क्योंकि परिवार जो है सामाजिक गुणों का पालन करता है और इसका बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। समाज के जो नियम हैं, समाज में कैसे रहना है, वो स्टार्टिंग में बच्चे परिवार से ही सीखते हैं। और जन्मजात प्रवृत्तियों के पारिवारिक आधार के रूप में जो इननेट टेंडेंसी हैं एज ए बेसिस ऑफ फैमिली, कि किस तरह से माता पिता अपने संतान से प्यार करते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, ये सब बच्चा परिवार से ही सीखता है। एक संस्था के रूप में है कि एक इंस्टीट्यूशन है, परिवार संस्था के रूप में स्थायी होता है, मतलब एक छोटी संस्था के रूप में समाज का, मतलब एक हम छोटा समाज का रूप कह सकते हैं परिवार को। अब फंक्शंस क्या हैं, परिवार के कार्य क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि जो उद्देश्य हैं कि हर तरह का विकास करना बच्चे का, चाहे शारीरिक है मानसिक है, वही परिवार के कार्य में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों का शारीरिक विकास। देखिए बच्चा जब छोटा बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहली जरूरत क्या है कि बच्चे की देखभाल परवरिश की जाए ताकि वो सही से बच्चा रह पाए, तो सही उसका डेवलपमेंट हो। और ये जो बच्चों का पोषण है ये परिवार में ही होता है। खाने पीने की व्यवस्था, देखभाल करना, अगर रोगग्रस्त हो गए तो उनका इलाज करना। तो शिक्षा के अभिकरण के रूप में बच्चे नियमित जीवन व्यतीत कर पाए, सही परीक्षण ले पाए, उनकी रक्षा हो, स्वास्थ्य लाभ हो, तो ये सब जो है एक स्टार्टिंग इसकी परिवार से ही होती है। समय पे उठना, खड़े होना, चलना सीखना, सोना, ये जो एक शारीरिक विकास का सही क्रम है ये बच्चे स्टार्टिंग में परिवार से ही सीखते हैं। धीरे धीरे फिर विद्यालय के सहयोग से लेके आगे और प्रेरणा लेते हुए और आगे करते हैं। चाहे बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, फिर भी पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो ध्यान रखें कि बच्चों का जो ग्रोथ है वो सही से हो रहा है। और यदि अगर नियमों का पालन है वो परिवार में नहीं होगा तो विद्यालय में भी बच्चा कुछ नहीं सीख जाएगा। विद्यालय में जो सिखाया जाता है जरूरी है कि उन बातों का स्कूल में भी ध्यान रखा जाए। उचित आदतों का जो निर्माण करना है वो परिवार से ही होगा। ऐसे फिर मानसिक डेवलपमेंट का अभिकरण है, एजेंसी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है, कि जिस तरह के क्या है हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं और इन्हीं शक्तियों के आधार पर उसका विकास होता है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में रख के उन्हें इंद्रिय अनुभव कराया जाए और इस अनुभव के आधार पर ही जो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो चीज वो देखते हैं कि वो फिर उसकी अभिव्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा अवसर बच्चे को दिए जाए। क्योंकि जो बच्चे के अंदर इननेट क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो डेवलप होंगी, बच्चे के मन में काफी क्वेश्चंस आते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, तो उन्हें क्या है बच्चा धीरे धीरे उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इसमें क्या है बच्चे में परिवार ही हेल्प करता है उनकी इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी चीज आई तो बच्चा जो है पूछेगा पेरेंट्स से, बड़े भाई बहन से कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से करा जाए। धीरे धीरे वो अभिव्यक्ति करना सीखता है, बोलना सीखता है, भाषा की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो भाषा है वो परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके ही सीखता है कि किस तरह से परिवार वाले बोल
है। ऐसे ही बौद्धिक विकास में भी परिवार का काफी रोल रहता है। जैसे बड़े दादा दादी नाना नानी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, उसके अंदर क्या है कि बच्चे कहानियां सुन के उनकी कल्पना शक्ति का विकसित होता है। पहेलियां होता है, पहेलियों से मानसिक व्यायाम कराया जाता है। तो इसमें कुछ भी ये कोई बात ऐसे कोई भी हम संकोच नहीं कर सकते कहने में कि परिवारों का जो शैक्षिक पर्यावरण है वो बच्चों को उच्च मानसिक स्तर की ओर अग्रसर करने में काफी आगे ले जाता है। हालांकि अगर अशिक्षित परिवार है तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई जाती, लेकिन शिक्षित परिवार अपने बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे सकता है पढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से तभी फिर बच्चों का मानसिक विकास जो है बहुत अच्छे से होता है। ऐसे ही फिर नैतिक विकास में वही बात है, जब अभी हमने कहा कि शिक्षित परिवार अच्छे से बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो वो फिर नैतिक विकास भी करेगा। जो बच्चे की मूल प्रवृत्तियां हैं जो वो लेकर पैदा हुआ है उन्हीं को आगे बढ़ाना, व्यवहार में परिवर्तन करना, इन सारी चीजों में बच्चा जो है आगे सीखता है, करता है। आपस में सदस्यों में प्रेम, सहायता, विश्वास की भावना होती है और इन्हीं चीज से बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये सब जो भावनाएं हैं जो उत्तम चरित्र के लिए हैं, दया, परोपकार, बलिदान, ये जो बच्चे ग्रहण करेंगे गुण किससे करेंगे? खुद अपने माता पिता से, जो परिवार का वातावरण होगा। तो इस हिसाब से नैतिक विकास के लिए भी परिवार का रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे वो धर्म के अनुयायी हैं, धार्मिक वातावरण बच्चों को प्रदान करेंगे, वैसा ही बच्चे सीखते जाते हैं। हालांकि विद्यालय में भी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, चरित्र निर्माण के लिए काफी कोशिश होती है। जैसे रोज सुबह प्रेयर होना, इवन एक मोरल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट भी होता है, काफी सहायता की जाती है विद्यालयों के द्वारा। लेकिन आधार ऐसे विकास के लिए परिवार ही होता है। पहले बच्चे अपने परिवार का जो सामाजिक सांस्कृतिक सारी चीजें हैं परिवार में सीखता है। बिना परिवार के सहयोग के कोई भी डेवलपमेंट, चाहे फिर वो नैतिक है चाहे मानसिक है, संभव नहीं हो पाता। ऐसे ही फिर आगे सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास भी हमारा वही बात है कि समाज का एक छोटा रूप है हमारा परिवार। परिवार में जिस तरह से मिलजुल के रहेंगे उसी तरह से फिर हम आगे समाज में रहना सीखेंगे। परिवार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, समायोजन करना सीख रहे हैं, उसी हिसाब से फिर व्यक्ति जो है समाज में समायोजन करना सीखेगा, समाज में रह पाएगा। परिवार में रहते हुए अन्य सामूहिक सदस्य समूह से हालांकि बच्चे दूर नहीं रहते, सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं। समाज में जब सीखना है रहना तो वो परिवार से सीखते हैं, पहले परिवार ही उसका आधार है। हालांकि आजकल विद्यालय को सामुदायिक केंद्र बनाने का काफी प्रयत्न किया जा रहा है। मिलजुल के बच्चे कार्य करते हैं। बच्चों से हम ये आशा करते हैं कि वो श्रम का महत्व समझे, सभी मनुष्य को मनुष्य समझे। ये सब स्कूल में करवाते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों का भी पहले हमें परिवार में ध्यान रखना होगा। स्कूल में जो चीजें बताई जाएं, जो करवाई जाएं, ये जरूरी होता है कि उसकी प्रैक्टिस जो है घर पे जरूर करवाई जाए। तो इसीलिए परिवार का हर तरह के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे कल्चर डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक विकास भी। जो हमारा परिवार, बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है वो वहीं की भाषा सीखता है, रहन सहन, खान पान, व्यवहार के तरीके सीखता है, रीति रिवाज, मूल्य और मान्यता जो है शिक्षा भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। यही उसकी रुचि पसंद जो सारी चीजें हैं यहीं पे बच्चा अपने परिवार में रह के सीखता है। कला है, सफाई पसंद है, मतलब किस तरह का परिवार है, सब कुछ बच्चे ने परिवार में ही सीखना है। अपनी पुरानी जो संस्कृति चलती आ रही है, जो युगों युगों से जो एक ट्रेंड है, जो जिस तरह से जिन बातों को फॉलो करते आ रहे हैं, वो सब चीजें बच्चा परिवार से ही सीखता है और इसी आधार पर हमारे बच्चों का सांस्कृतिक विकास होता है। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग काफी सारी हमारी संस्कृति हैं, लेकिन बच्चों में संस्कृति का उदारता का भाव तभी होगा जब हम एक परिवार में उसमें वो सब दिखाएंगे, बताएंगे। फिर वोकेशनल डेवलपमेंट है, ये शिक्षा भी परिवार से ही स्टार्ट हो सकती है। पहले तो क्या है, सब कुछ घर में ही होता था, लेकिन धीरे धीरे स्कूल वगैरह की, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की जरूरत पड़ने लगी। काफी सारे भौतिक साधन, उपसाधन हैं और सबका जो निर्माण है पहले घर से हुआ, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा चीजें हैं कि सब कुछ घर में संभव नहीं है। उसके लिए विद्यालय पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि शिक्षा स्टार्ट होती थी पहले घर पे, जैसे बढ़ईगिरी है, लुहारगिरी है, सूत काटना, कपड़े गिरना, ये जो व्यवसायिक शिक्षा इस तरह की है, ये घर पे भी मिलती है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। लेकिन धीरे धीरे
विद्यालय के महत्व को समझते हुए ये सब हम विद्यालयों में जाकर बच्चे सीखते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, फिर आगे विद्यालय में। फिर ऐसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जैसे अभी हमने मोरल डेवलपमेंट की बात करी, हमने मेंटल डेवलपमेंट की बात करी, वैसे ही ये हमारा आध्यात्मिक विकास है। बच्चे जैसे घर में अपने बड़े भाई बहन माता पिता को देखते हैं कि वो किस तरह की धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वही देख देख के बच्चों के अंदर भी धर्म की जो है स्थायी भावना बन जाती है और बड़े होने पर वो इन्हीं धर्म को, मान्यताओं को मानते हैं। ये संस्कार जो बच्चों में बचपन में पड़ जाते हैं वही अमिट हो जाते हैं, उसी का बच्चे जो है हम सारी उम्र अनुसरण करते हैं। तो बच्चों में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी परिवार की वजह से होता है। काफी सारे धर्म हैं, स्कूलों में भी धर्म की शिक्षा दी जाती है, हालांकि धर्म की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। विद्यालयों में भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर सही परिवार का सहयोग नहीं होगा तो किसी भी तरह की शिक्षा बच्चों को ठीक से नहीं दी जा सकती। ऐसे ही फिर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, बच्चे जो है किस तरह के वातावरण में रहते हैं, कैसे बच्चे जो है सीखते हैं, समझते हैं। माता पिता को ये चाहिए कि वो बच्चों को सही से स्नेह प्रदान करें ताकि उनको भावात्मक संरक्षण मिले, मतलब इमोशनल जो डेवलपमेंट है बच्चों को सही हो। बच्चों को ये अनुभव कभी नहीं होने दिया जाना चाहिए कि उनकी अवहेलना हो रही है और वो अवांछित बच्चे हैं। माता पिता परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहेंगे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे, तभी वो बच्चे का डेवलपमेंट सही प्रकार से करेंगे। ऐसे फिर नागरिक विकास है जो परिवार के द्वारा होता है। बच्चा जो है उच्च नागरिकता का प्रथम पाठ माता पिता से ही सीखता है। परिवार में ही नागरिक गुणों का विकास होता है, उसे खुद ये पता लगता है कि वो एक समाज का, एक देश का एक सदस्य है और उसकी अपनी कुछ जिम्मेवारी है, राइट्स हैं हमारे जो हमें मिले हुए हैं। तो उसके साथ साथ हमारे कुछ नियम भी हमने पालन करने हैं, हमने अपने कर्तव्य भी हैं। अगर हम अपने राइट्स लेना चाहेंगे तो जो हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति कर्तव्य हैं हमने वो भी निभाना है। तो ये सब विकास इस तरह से हैं जो कि एक परिवार के द्वारा होते हैं। आगे जो सेकेंड एजेंसी है वो हमारी स्कूल है। जैसे अभी हमने भी परिवार के साथ साथ देखा कि स्कूल का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही सब इसके अंदर बताया गया है कि स्कूल एज ए एजेंसी क्या रोल अदा करती है। स्कूल जो है शिक्षा का सक्रिय और औपचारिक साधन है। देखिए फॉर्मल एजुकेशन, टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठे हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है और स्कूल उसका सबसे पहला रूप होता है। यही एक विशेष अधिकरण है जिसका अस्तित्व जो है संस्कृति और सभ्यताओं का विकासशील जटिलताओं के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। एस बालाकृष्णन ने ये कहा, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभा और न्यायालयों और फैक्ट्री में नहीं वरन विद्यालयों में होता है। मतलब राष्ट्र की प्रगति करनी है, उन्नत बनाना है, आगे ले जाना है किसी भी राष्ट्र को, तो उसके लिए बच्चों की शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है और बच्चों की शिक्षा विद्यालयों के द्वारा ही संभव होगी। विद्यालय सही हो, सही शिक्षा देंगे जो विद्यालय, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। ये जो स्कूल वर्ड है इसकी व्युत्पत्ति यूनानी भाषा का शब्द है स्कोल, इससे हुई है और जिसका अर्थ होता है अवकाश, लेजर। अवकाश को स्कूल के साथ संबंधित करने का कारण ये है कि पहले क्या था, जो पूरी उदार शिक्षा थी जनसाधारण के लिए नहीं थी। उदार शिक्षा जो है प्राप्त करने के लिए क्या होता था कि जैसे जैसे समाज के जो उच्च वर्ग थे उन लोगों का इनकी विशेष अधिकार था, क्योंकि इनके पास संस्कृति के उच्च आदर्श थे और उसका निर्माण करने के लिए अवकाश हुआ करता था। इसीलिए इस वर्ड को, स्कूल को लेजर अवकाश के साथ जोड़ा गया कि पहले उच्च वर्ग के लोग ही स्कूलों में जाते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन एज एन एजेंसी कैसे इसका स्टार्ट हुआ, स्कूल जो है कैसे एजेंसी बना। पहले क्या था, लोगों का जीवन बहुत सरल था। प्राचीन काल में चर्च और परिवार ही बच्चों को शिक्षा देते थे, यही साधन होते थे। बच्चा अपने माता पिता के साथ ही जीवन व्यतीत करता था, तो उसमें क्या होता था, धीरे धीरे हर चीज परिवार में ही सीख रहा है, समझ रहा है, समाजीकरण है। फिर उसके बाद धार्मिक जो है संस्थान आए, हमारे मस्जिद आए, चर्च, ये सारे उन्होंने उद्देश्य जो था कि किस तरह से बच्चों को डेवलपमेंट करना है वो करना शुरू किया। धीरे धीरे समाज में और प्रक्रियाएं जो है जटिल होती गई, ज्ञान कोश बढ़ता गया, तो एक औपचारिक संस्था की जरूरत पड़ी कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जाके बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त करे। तब जो है स्कूल का जन्म हुआ, स्कूल बने। काफी सारे जो और देश थे, मिस्र, चीन, रोम, ये थे, यहाँ पे लेखन और गणित के विकास के साथ साथ इनका सारी चीजें सिखाई जाने लगी और समय
आवश्यक समझा जाने लगा और ये सोचा जाने लगा कि किस तरह से पढ़ाया जाए। यही जो है इसी तरह से स्कूल की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे ओटावे ने कहा, स्कूल एक ऐसा सामाजिक आविष्कार है जो बच्चों की विशिष्ट शिक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। मतलब सामाजिक आविष्कार है, समाज के द्वारा बनाया गया है और इसलिए है जो बच्चों को विशिष्ट शिक्षण मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देता है और उसके थ्रू होता क्या है, समाज की सेवा होती है। क्योंकि एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन के जो व्यक्ति जो आएगा वो स्कूल के द्वारा ही आएगा। ऐसे डीवी ने कहा, स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है जहां बच्चे को वांछित विकास के लिए उसे निश्चित जीवन में निश्चित प्रकार की क्रियाएं और व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। मतलब बच्चे का जो वांछित विकास, जो डिजायरेबल जो डेवलपमेंट है, उसको जीने के लिए उसे निश्चित जीवन और हर तरह की क्रियाएं, व्यवसाय कैसे करने हैं, ये सब सिखाया समझाया जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं स्कूल ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण और विकास होता है और जो भी आवश्यकताएं हैं विद्यार्थियों की शारीरिक, व्यवसायिक, नैतिक, सामाजिक सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ऐसे स्कूल की जो आधुनिक धारणा है उसके बाद बालकृष्ण जोशी लिखते हैं, स्कूल ईंट और गारे की बनी हुई इमारत नहीं है जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार के छात्र और शिक्षक होते हैं। स्कूल बाजार नहीं जहां विभिन्न योग्यताओं और अनैच्छिक व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कोई रेल का प्लेटफॉर्म नहीं है, सुधार गृह नहीं है, बल्कि इन सब से हटके स्कूल एक ऐसी गतिशील सामुदायिक केंद्र है जो चारों ओर से जीवन और शक्ति का संचार करता है। स्कूल एक आश्चर्यजनक भवन है जिसका अर्थ सद्भावना है, हर तरह की मतलब जन से सद्भावना, माता पिता की सद्भावना, पवित्र मंदिर है, सामाजिक केंद्र है, लघु रूप में एक राज्य मनमोहक वृंदावन है जिसमें इन सब बातों का मिश्रण होता है। मतलब हर तरह का विकास स्कूल के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी हमने परिवार के रोल में देखा, वैसे ही स्कूल के फंक्शन है। शारीरिक विकास जैसे कि स्कूल के क्या कर रहे हैं, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है तो उसमें शारीरिक विकास आएगा। इसके लिए खेल कूद की व्यवस्था की जाती है ताकि बच्चों का सही रूप से शारीरिक विकास हुआ जाए, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वगैरह सब कुछ दिया जाए। एनसीसी वगैरह होती है, स्काउटिंग होती है, विभिन्न तरह के टेस्ट भी लिए जाते हैं कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक हो रहा है। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास। पहले तो स्टार्टिंग में विद्यार्थियों का कार्य सिर्फ मानसिक विकास करना ही माना जाता था, इसीलिए बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था करते थे कि हर तरह के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, अलग अलग विषय हैं, बच्चों को सिखाया जाए, कराया जाए। तो मानसिक विकास करना भी स्कूल का एक मुख्य उद्देश्य होता है और बच्चों को यहीं से शैक्षिक वातावरण मिलता है। बच्चे अपनी अपनी योग्यता, रुचि, रुझान के अनुसार ही विषयों का चयन करते हुए उन्हें आगे पढ़ सकते हैं, हर प्रकार में सक्रिय योगदान ले सकते हैं। फिर है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, भावात्मक जो है बच्चों का किस तरह से विकास होता है कि टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो उसका विकास सही से हो। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। वही चारित्रिक और नैतिक विकास है, जैसे परिवार से इसका आरंभ होता है लेकिन स्कूल में भी ये सब सिखाया जाता है। सब्जेक्ट ऐड करके, प्रेयर वगैरह करा के, इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज करा के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरहों का बच्चों में नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाता है। नैतिकता पे प्रवचन वगैरह समय समय पर इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं कि बच्चे जो है डिसिप्लिन में रहें और नैतिक और चारित्रिक विकास हो। फिर सोशल डेवलपमेंट है, ये भी विद्यालय का एक कार्य है। जिस तरह से परिवार भी एक छोटी इकाई है, वैसे भी विद्यालय भी एक समाज का छोटा रूप है जहाँ पे उन्हें समाज में रहना, समायोजन करना सिखाया जाता है। हालांकि सामाजिक पर्यावरण दूषित हो रहा है, लेकिन सही हम कैसे बना सकते हैं, जब हम बच्चों को सही शिक्षा दें, बच्चों को बताएं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ये सफल तब तक नहीं होगा जब तक हम अपना कर्तव्य सही रूप से नहीं निभाते। तो एक सही नागरिक बनाने में जो मेन रोल है सबसे पहले स्कूल का ही होता है और वो स्कूल में इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि बच्चों में सोशल डेवलपमेंट सही प्रकार से हो। वोकेशनल डेवलपमेंट है, नेचुरली बात है बच्चा पढ़ने के बाद कोई ना कोई व्यवसाय अपनाएगा कि उसने अपने परिवार को पालन पोषण करना है। तो वोकेशनल डेवलपमेंट की ये जो है व्यवसायिक विकास ये भी स्कूलों में दी जाएगी। परिवार से शुरुआत होती है लेकिन अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जो है
वो स्कूलों में ही दी जाती है। अपनी रुचि के अनुसार बच्चे कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं वो लेके आगे बच्चों को इस शिक्षा पर, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर काफी जोर दिया जाता है। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, अपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, परिवार और समुदाय में रहने के लिए विद्यालय में भी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनका मुख्य कार्य ये होता है कि किस तरह से धर्म की शिक्षा दे कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी ना हो, हर बच्चा जो है एक दूसरे के धर्म का आदर करना भी सीखे और मिलजुल के रहे। सभी जो मुख्य धर्म की सामान्य सिद्धांतों का से अवगत कराने का जो कार्य है वो विद्यालय के पास ही है, इसीलिए विद्यालय को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी केंद्र माना जाता है। ऐसी साथ कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज इसके अंदर है कि किस तरह से बच्चों में उच्चतर मूल्यों का निर्माण होता है। ये भी स्कूल का कार्य है कि विद्यालय के जीवन में उन्हें सिखाया जाए कि वो किस तरह से अपने अंदर उच्चतर मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं। स्कूल के पश्चात अनुकूलन, पोस्ट स्कूल एडजस्टमेंट है। स्कूल के बाद जो है किस तरह से एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है, ऐसा नागरिक पैदा करते हैं स्कूल जो शारीरिक रूप से योग्य हो, बौद्धिक रूप से जागरूक हो, भावात्मक रूप से संतुलित हो और सामाजिक रूप से भी व्यवस्थित हो। तो ये सारी चीजें स्कूल के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। और साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का विकास भी स्कूल के द्वारा ही होता है। जात पात, प्रांतवाद, भाषावाद, इन सब से उठ के, क्योंकि इनकी वजह से देश जो है विघटन की तरफ जा रहा है, तो इन सब की भावनाओं से ऊपर उठ के कि लड़ाई झगड़ा नहीं, जात पात नहीं, हम एक मिलजुल के, एक सबके साथ मिलजुल के एक राष्ट्र का निर्माण करें, ये एकता की भावना जो है स्कूल के द्वारा ही दी जा सकती है। इस तरह से जो है स्कूल काफी कार्य करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। ऐसे नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण है कि किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे के अंदर होंगी। हर क्षेत्र में एक देश तभी उन्नति करेगा जब उसके पास सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में योग्य नेता होंगे। तो ये उत्पन्न करने का कार्य शिक्षा संस्थाओं का ही है कि वो विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाए जो वो अपने देश को सही रूप में आगे ले जाए। तो इसके लिए सहायक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होती है और विद्यार्थियों को उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। माता पिता की शिक्षा भी है। माता पिता को भी शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य ये है, देखिए शिक्षित परिवार होगा तो वो सही बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे। जब खुद माता पिता शिक्षित होंगे तो कई घरों में क्या है कि बच्चों अगर नहीं है पेरेंट्स जो पढ़े लिखे, तो उनकी भी शिक्षा का जो है स्कूल अरेंजमेंट करता है। जब बच्चों में हर तरह का विकास होगा तभी स्कूल में विकास हो पाएगा। तो ये था हमारा स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन कि किस तरह से स्कूल का, विद्यालय का रोल होता है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा मास मीडिया, कि मास मीडिया का क्या रोल रहता है। ये जो शिक्षा की एजेंसी है, देखिए मास मीडिया जनसंचार होता है, इसका भी काफी ज्यादा ये है अनौपचारिक अभिकरण है, ये हमारा अनफॉर्मल है कि इस काफी योगदान रहता है। इसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ जो जनसंचार के माध्यम हैं वो शिक्षा की दृष्टि से काफी उपयुक्त होते हैं, मतलब बच्चों तक काफी नॉलेज इनके थ्रू पहुंचती है। दो भागों में हम इनको वर्गीकृत करते हैं जो मास मीडिया के टाइप्स हैं, जनसंचार के साधन हैं। एक प्रिंटेड मीडिया होता है, एक नॉन प्रिंटेड मीडिया होता है। प्रिंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा इस तरह से हम तक चीजों का पहुंचना प्रिंट रूप में, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, मैगजीन, मतलब रिटन फॉर्म में हमारे पास पहुंच रही हैं, तो ये प्रिंटेड मीडिया है। पत्रिकाएं, पैम्पलेट हैं, एटलस, शब्दकोश, डिक्शनरी हो गई, विश्व विज्ञान कोश, फ्लैश कार्ड, चार्ट, चित्र, इनसे हमें नॉलेज मिल रही है लेकिन प्रिंटेड मीडिया के फॉर्म में। और नॉन प्रिंटेड मीडिया क्या है, मतलब हमें नॉलेज मिल रही है रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, डिजिटल चित्र है, टेप रिकॉर्डर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, वीडियो टेक्स्ट और टेलीटेक्स्ट है। तो इन सब का क्या है, यहाँ प्रिंटेड फॉर्म में मिला, यहाँ हमें प्रिंटेड ना मिल के नॉलेज तो मिल रही है। जैसे रेडियो से सुन के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, टेलीविजन में देख के और सुन के दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हर एक का अपना रोल होता है। महत्व क्या है इनका, जो ये हमारा पत्र पत्रिकाएं हैं तो इनका क्या है, जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं कि लोगों को जागरूक और सचेत हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमें विभिन्न विषयों का ज्ञान, हमारे आसपास और जो शहर हैं उनमें और जो अलग देश हैं उनमें क्या हो रहा है, ये सब हमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं के थ्रू भी हमें पता लगता है, उनके द्वारा ही हम होते हैं। जैसे अब है, अगर हम एग्जाम्पल दें, भूगोल पढ़ाने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं बहुत जरूरी हैं। ज्योग्राफी पढ़ानी है, बच्चे को हर तरह की नॉलेज देनी है,
वाले समाचार पत्र और पत्रिकाओं से जो नेक्स्ट नया सब इनोवेशंस हो रही हैं, हमें सब न्यूज़पेपर वगैरह से ही पता लगेगी। तापमान का घटना बढ़ना, वर्षा के बारे में पता लगाना, सूर्य किस टाइम उदय होता है, अस्त होता है, ये सारी जो जानकारियां हैं हमें अखबार से ही मिल सकती हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स में देखना है समाचार पत्र, बैंकों की जानकारी, शेयर मार्केट की जानकारी, ये सब समाचार के पत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। और जो पत्रिक माध्यम है, बौद्धिक और कक्षा कक्ष विचार विमर्श समस्या समाधान जो है, इनका हम कुशलता पूर्वक नेतृत्व जो करेंगे सब इन्हीं के आधार पर ही करेंगे। पीरियोडिकल जो पत्रिकाएं आती हैं, मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद आती हैं, वो भी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में बताती हैं कि किस तरह से क्या जरूरत है वो बताएंगी। और ये जो हमारे प्रिंटेड मीडियम है, हम सेल्फ स्टडी करके भी अपने में कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, हर सामग्री हम प्राप्त करके ज्ञान को अपने बढ़ा सकते हैं। अध्यापक और विद्यार्थियों के और आगे रिसर्च करने के लिए, मतलब हमें आगे और कुछ नया ढूंढना है, करना है, तो ऑलरेडी जो प्रिंट मटेरियल है हमारे पास, उनके थ्रू भी हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, हेल्प ले पाएंगे और आगे फिर नई चीजें कर पाएंगे। पत्रिक के जो साधन है काफी समय की बचत भी करते हैं और इससे विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की समय की बचत होती है। ऐसे ही फिर जो हमारा नॉन प्रिंटेड मीडिया है, जिसमें हमारा रेडियो आ गया, इसमें क्या है, स्टार्टिंग से पहले हमारा रेडियो ही आया जो आकाशवाणी केंद्र है। इससे क्या है, विभिन्न तरह के इसमें भी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। बच्चा जो है, हर कोई स्कूल अगर नहीं पहुंच पाता तो रेडियो के द्वारा बच्चा इन शैक्षिक जो कार्यक्रम है इनको सुन के अपनी हर तरह की योग्यता को बढ़ा सकता है। शैक्षिक दृष्टिकोण में भी बच्चों के उपयोगी कार्यक्रम काफी इसमें दिए जाते हैं। ऐसे टेलीविजन है, 1983 के बाद दूरदर्शन का एक जाल सा बिछ गया था, हर जगह दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, श्रीनगर, काफी ज्यादा इन सारे ये जो केंद्र हैं दूरदर्शन के उपयोगी कार्यक्रम आए और दूरदर्शन के माध्यम से सामान्य कार्यक्रम नहीं बल्कि विशेष शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे, ताकि बच्चे को जो है हर तरह की नॉलेज हो, हर एक तरह में उसके इसमें शैक्षिक कार्यक्रम देते थे। ऐसे स्कूल टेलीविजन हुआ, स्कूल दूरदर्शन का कार्यक्रम क्या था, पहले तो ये दिल्ली में चल रहा था, लेकिन अब हर जगह जगह हो गया है कि किस तरह से क्या कुछ स्कूल में हो रहा है वो भी टेलीविजन पे दिखाया गया, ताकि और बच्चों का जो नहीं पहुंच पाते उनकी भी हेल्प हो और विद्यार्थी के सभी बच्चों के जो कार्य कर रहे हैं उनका भी मूल्यांकन करने में वो कार्य यह काफी हेल्प करते थे। और अध्यापक के लिए भी सप्ताह में एक बार विशेष कार्यक्रम प्रसारित होता है, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स की हेल्प के लिए भी इसमें कार्यक्रम आते हैं। ऐसे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, हमने कुछ भी देखना है तो काफी रिकॉर्डेड इसमें हमें प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, कैसेट्स वगैरह होती हैं जिनको हम देख के जिस तरह की हेल्प चाहिए वो लेके हम गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। ऐसे ही जो दूरदर्शन का प्रयोग है, सैटेलाइट एजुकेशन है, उद्देश्य उपग्रह के माध्यम से भी इन दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण था और इनके अंतर्गत बच्चे हर तरह का, क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रम आता था तो प्रशिक्षण ले सकते थे, कर सकते थे। तो क्या इस तरह से रोल हुआ हमारा इस मास मीडिया का, ज्ञान में वृद्धि हुई, किसी भी तरह के ज्ञान में वृद्धि करनी है उसके लिए हम मास मीडिया का यूज कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषा का विकास के लिए इन्हीं माध्यम से बच्चा बोलना, पढ़ना, लिखना भी सीख जाता है। अगर उसे कोई और साधन नहीं मिल रहा तो मास मीडिया के थ्रू वो भाषाई कौशल का विकास कर सकता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब जिस तरह से परिवार और स्कूल का सहयोग होता है वैसे ही ये हमारी मास मीडिया हर तरह का विकास करने में बच्चों की मदद करते हैं। इंटरेस्ट, रुचियों का विकास, की साहित्य में कलात्मक किस तरह का विकास बच्चा कर सकता है, अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं कि फ्री टाइम में कुछ भी उसे सीखना है तो मास मीडिया के थ्रू बच्चा सीख सकता है। और साथ साथ फिर व्यापक जो ब्रॉडर आउटलुक है कि भौगोलिक जो विविधता है, अलग अलग तरह का जो हमारा पूरे देश में अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है, उन सब के बारे में जानकारी बच्चा इस मास मीडिया के थ्रू ले सकता है और सीख सकता है। और फिर लास्ट में आता है हमारा सामाजिक परिवर्तन में सहायक और क्रिएटिविटी में सहायक, मतलब जो भी सामाजिक सोशल चेंज होते हैं अलग अलग जो विश्व के भागों में हैं उसकी जानकारी और किस तरह से हो रहे हैं वो हम मास मीडिया के थ्रू ले सकते हैं। और साथ साथ बच्चा अपना सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का और विकास, क्योंकि बहुत सारे इसमें मेथड, तरीके मिल जाते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता है, अपनी शक्तियों का विकास कैसे कर सकता है, तो वो सब हम मास मीडिया से काफी हेल्प लेके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो संचार के माध्यम है, शिक्षा के
बच्चे के डेवलपमेंट में इसके थ्रू बहुत ज्यादा विकास